बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो ट्रायल्स हैं वो इस साल के आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। अब बेसिकली ये जो ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके जो स्पेलिंग्स है वो TSIRKON है, लेकिन आई बिलीव कि इसमें T साइलेंट है, इस वजह से इसको सिरकॉन कहा जाता है और सिरकॉन से ये बन गया है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। एनीवे, लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस साल के आखिर तक हम इस मिसाइल का तजर्बा अपनी सबमरीन से भी कर लेंगे। इससे पहले रशिया ने अपने इस मिसाइल का तजर्बा एक वॉरशिप से किया था, लेकिन नेक्स्ट रशिया का टारगेट यह है कि उनकी जो नई यासीन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इस हाइपरसोनिक मिसाइल को वो अपनी यासीन क्लास सबमरीन से फायर करेंगे। और आई बिलीव कि जिस तरह से उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस साल के आखिर तक वो तमाम तजर्बे जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे ये बात साबित होती है कि रशिया इस मिसाइल का नेक्स्ट तजर्बा जो है वो अपनी सबमरीन के जरिए करेगा। ये तो थी बेसिकली एक खबर। अब नेक्स्ट जो खबर है वो इससे मिलती जुलती है, और असल खबर यह है कि अब जापान ने यह फैसला किया है कि वो इन हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। और ये ड्रोन त्यारे ऐसे होंगे जिनके ऊपर इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए होंगे, और ये जापान के ऊपर किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल के मुमकिना हमले से पहले अर्ली वार्निंग का काम करेंगे। अब जापान ये चीज़ क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि जापान चाइना और रशिया की तरफ से इन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए एक सिस्टम बना रहा है, जिसमें सबसे पहले तो जापान को इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करना है कि ये कहाँ से फायर हुआ और मुमकिना तौर पर ये किस जगह पे जाके हिट करेगा। क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर रखे जाते हैं, और ये वाले हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये बेसिकली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनको ऊपर जाके छोड़ देगा, और ये बैलिस्टिक मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए 5 या 6 या 7 मैक से ऊपर जो है वो जाएंगे। और उसके बाद ये बेसिकली क्योंकि ग्लाइड व्हीकल्स हैं, इस वजह से इनको डिटेक्ट करना और इनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से MIRVs होते हैं वो अपने आप को मूव कर सकते हैं, इस तरह ये ग्लाइड व्हीकल्स जो हैं ये भी मूवेबल होंगे, और इनके पाथ को प्रेडिक्ट करना, इनके टारगेट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जापान ने ये सोचा है कि सबसे पहले तो इनके लॉन्च को डिटेक्ट किया जाए। तो जापान की स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनको लॉन्च किया जाए, इन ड्रोन्स के जरिए से इस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को डिटेक्ट किया जाए, और उसके बाद इसके खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रिलीज ना कर सके। अभी जापान ने ये नहीं बताया कि इन UAVs के ऊपर किस किस्म के इंफ्रारेड सेंसर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, लेकिन एक बात जापान ने कंफर्म की है कि उन्होंने 2019 के अंदर इस टेक्नोलॉजी को वेरीफाई कर लिया था, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कुछ UAVs जो हैं इन इंफ्रारेड सेंसर से लेस होंगे, और वो दुश्मन की एयर स्पेस के नज़दीक ऑपरेट कर रहे होंगे, यानी कि हवा के अंदर उड़े होंगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह से मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि कुछ मेल ड्रोन्स भी होते हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। बेसिकली इसमें जो एक कॉमन चीज़ है वो ये होती है कि लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि आप इतनी देर के लिए अपने एवैक्स को तो हवा में नहीं रख सकते। ठीक है, एवैक्स के ऊपर आप रेडार के साथ साथ इंफ्रारेड सेंसर्स तो लगा सकते हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा देर तक एवैक्स को जो है हवा के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि एवैक्स की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ आपको ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ड्रोन्स की तादाद को बढ़ाने से आपको ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से ड्रोन्स जो है वो एक सस्ता सोल्यूशन है, एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, और ये किसी भी एवैक्स या किसी भी और स्पेशल मिशन जहाज की तरह ज़्यादा देर तक जो है हवा के अंदर रह सकते हैं, और अपने डेजिग्नेटेड एरिया को स्कैन करते हुए उस एरिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो इन हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना ने तो इनको बना भी लिया हुआ है, और इन तीनों ममालिक ने पब्लिकली ये वेपन्स जो हैं दुनिया के सामने शो भी कर दिए हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि इंडिया भी इनके ऊपर वर्किंग कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी ने भी ऐलान किया है कि वो एक हाइपरसोनिक वेपन के ऊपर काम कर रही है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि बहुत से ममालिक जो हैं वो इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि जब एक वेपन बनता है तो फिर उसके डिफेंस के लिए भी वर्किंग शुरू हो जाती है। तो जापान ने अपने मुल्क को इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हमले से रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का जो मेन डिफरेंस होता है वो उसका प्रेडिक्टेबल और नॉन प्रेडिक्टेबल पाथ होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं इनका पाथ प्रेडिक्टेबल नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और उसके अलावा चूंकि ये क्रूज मिसाइल्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर भी नहीं उड़ते। इस वजह से इनको किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए से हिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
इस वक्त जो एग्जिस्टिंग डिटेक्शन एंड डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन लो फ्लाइंग और मैनूवरेबल हाइपरसोनिक वेपन्स को जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये जो रेडार्स वगैरह हैं ये डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त तक ये रेडार्स इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स या इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को डिटेक्ट करेंगे, उस वक्त तक ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो हैं वो अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके होंगे। आपके पास रिस्पॉन्ड करने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये लो लेवल के ऊपर फ्लाई करते हैं। तो आजकल के जो रेडार्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा दूर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, और जितनी देर तक ये डिटेक्ट होंगे उतनी देर तक आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप रिस्पॉन्ड कर सकें, जिस वजह से जो डिफेंडर होता है उसके पास बहुत कम टाइम रह जाता है कि वो कोई भी इंटरसेप्टर जो है उनको लॉन्च कर सके। अब ये जो ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है, इसमें मल्टीपल यूएवीज जो है वो कंटिन्यूसली एक खास एयर स्पेस को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे और पीछे ग्राउंड स्टेशन के ऊपर जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे। रिसेंटली जापान ने अमेरिका को RQ-4B ग्लोबल हॉक्स का जो है वो ऑर्डर किया है। अभी सिर्फ जापान ने सिर्फ 3 ग्लोबल हॉक्स का ऑर्डर किया है, लेकिन समझा ये जा रहा है कि जापान इन ग्लोबल हॉक्स के ऊपर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाएगा और इन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के जरिए से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है वो डिटेक्ट करेगा। अब ये जो RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन्स हैं ये तकरीबन 60,000 फुट की बुलंदी तक जा सकते हैं और तकरीबन 32 घंटे तक ये हवा के अंदर रह सकते हैं। अब 32 घंटे तक हवा के अंदर दुनिया का कोई जहाज जो है वो नहीं रह सकता अनलेस के उसको बार बार आप रिफ्यूल करें, लेकिन ये ड्रोन्स जो हैं ये 32 घंटे तक हवा के अंदर रह सकते हैं और ये अपने डेजिग्नेटेड एरिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। इस वजह से समझा ये जा रहा है कि ये जो ग्लोबल हॉक ड्रोन्स हैं ये इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डिटेक्शन के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं, लेकिन डेफिनेटली 3 ग्लोबल हॉक्स जो हैं वो पूरे जापान की एयर स्पेस को कवर नहीं कर सकते। अगर जापान ने इस मकसद के लिए ग्लोबल हॉक्स को परचेज करना है तो उसको मजीद ग्लोबल हॉक्स जो है वो परचेज करने पड़ेंगे ताकि वो जापान की पूरी एयर स्पेस को जो है वो मॉनिटर कर सके। अब अमेरिका भी इसी तरह के यूएवीज को जो है इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने कुछ MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर इंफ्रारेड ट्रैकिंग सेंसर्स लगाए हैं और 2016 के अंदर उन्होंने इसी यूएवी के जरिए से एक बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च जो था उसको डिटेक्ट किया था। जापान अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल कर सकता है। इस वक्त दुनिया के अंदर कुछ एयर ब्रीदिंग यानी कि स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक वेपन्स तो मौजूद हैं, लेकिन जापान का असल कंसर्न जो है वो चाइना का DF-17 मिसाइल है और रशिया का एवनगार्ड मिसाइल है, जिनको डिटेक्ट करने के लिए जापान को कुछ नई टेक्निक्स जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो DF-17 मिसाइल है ये बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर इसको रखा जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को 5 मैक की स्पीड से ऊपर लेके जाता है और उसके बाद इसको वो रिलीज कर देता है। उसके बाद ये जो DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये ग्लाइड करता हुआ मैनूवर करता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है और अपने टारगेट को हिट कर देता है। अब ये जो रशिया का एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये भी तकरीबन DF-17 की तरह है, लेकिन रशिया का ये एवनगार्ड मिसाइल जो है इसको एक साइलो के जरिए से लॉन्च किया जाता है, जबकि जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना का वो बेसिकली एक रोड मोबाइल व्हीकल के ऊपर आप रख सकते हैं और वो एक रोड मोबाइल व्हीकल के जरिए से लॉन्च किया जा सकता है। एक बात तो है कि जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए कभी भी सिर्फ यूएवीज का सहारा नहीं लेंगे और ख़ास तौर पर सिर्फ इंफ्रारेड सेंसर्स का तो बिल्कुल भी सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर। तो आपका दुश्मन जो है वो किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार कर सकता है जब मौसम कुछ इस तरह का हो कि ये जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो अच्छे तरीके से काम ना कर सकें। तो उस सूरत के अंदर ये जो यूएवीज हैं जो कि इंफ्रारेड सेंसर से लेस हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे और वो अपने टारगेट को मिस कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आप ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज देखेंगे जिनको आपने आज से पहले नहीं देखा था। आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनको आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना था। तो दोस्तों ये 2 खबरें मेरे सामने से गुजरी थी। एक रशिया के ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर थी और दूसरी जापान के यूएवीज के ऊपर थी। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।